हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। पिछले सेशन में हमने फर्स्ट कोटि या प्रथम कोटि अभिक्रिया जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज जो है वो हम निम्न टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम कोलिजन थ्योरी यानी कि संघट्ट सिद्धांत और अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता और सक्रियण ऊर्जा जो है, इन सभी टॉपिकों के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले संघट्ट सिद्धांत। अब देखिए, संघट्ट सिद्धांत यानी कि कोलिजन थ्योरी, ये जो थ्योरी थी ये किसने दी? मैक्स स्टाउट्स ने और विलियम लेविस नामक वैज्ञानिकों ने दी थी। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ बातें जो है वो हम यहाँ देखते हैं। अब देखिए, ये सिद्धांत जो है वो मोस्टली गैसों के गतिक सिद्धांत पर आधारित है, और इसके अलावा यदि हम कहें तो इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु जो है वो निम्न है। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि संघट्ट सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी अभिक्रिया जब होती है तो उसमें अभिकारक अणु जब आपस में टक्कर करते हैं तो टक्कर के फलस्वरूप वो किस में बदलते हैं? उत्पाद में बदलते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद में बदलने हेतु पदार्थों को आपस में टक्कर करना आवश्यक है। देखिए, हम कह सकते हैं इसके अनुसार अभिकारक अणु जो होते हैं उन्हें हम जो है वो एक ठोस गोले के रूप में मानकर चलते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या मानकर चलते हैं? ठोस गोले के रूप में। ठीक है, और इन अभिकारक अणुओं के आपस में टकराने से ही क्या होती है? अभिक्रिया संपन्न होती है। ये इस सिद्धांत का पहला बिंदु है। फिर दूसरा बिंदु यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि अभिक्रिया मिश्रण जो होता है उसमें प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड अभिकारक अणुओं के बीच में जो टक्करें होती है उनकी संख्या कहलाती है संघट्ट आवर्ती कहलाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रति इकाई आयतन में जो अभिकारक अणु होते हैं उनके बीच में टक्कर, उनकी संख्या कहलाती है संघट्ट आवर्ती, या हम कह सकते हैं इस प्रकार से। फिर तीसरा मुख्य बिंदु जो है वो क्या है कि यहाँ पर संघट्ट अभिकारकों को उत्पाद में बदलने में सक्षम होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वह संघट्ट से तात्पर्य क्या है? टक्कर। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह टक्कर जो अभिकारकों को किस में बदल सकती है? उत्पाद में, और वो उत्पाद में बदलने में जो सक्षम होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रभावी संघट्ट या प्रभावी टक्कर कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये तीन मुख्य बिंदु याद रखेंगे। पहला बिंदु जो है वो क्या होगा कि अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर से ही अभिक्रिया संपन्न होती है। दूसरा कि प्रति इकाई आयतन में जो भी टक्करें होती हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है? संघट्ट आवर्ती, या फिर हम कह सकते हैं टक्कर आवर्ती। ठीक है, और जिस टक्कर के फलस्वरूप अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं उस टक्कर को हम क्या कहते हैं? प्रभावी संघट्ट या प्रभावी टक्कर कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। उसके बाद में आगे देखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत यदि हम कहें तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए दो अवरोध जो हैं वो पार करने पड़ते हैं। पहला अवरोध होता है ऊर्जा अवरोध और दूसरा होता है अभिविन्यास अवरोध। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम ऊर्जा अवरोध के अंदर। ऊर्जा अवरोध के अंदर यदि हम बात करें तो किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। यानी कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को अपने या यूँ कह सकते हैं उस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए होती है उसी ऊर्जा का नाम क्या होता है? देहली ऊर्जा होता है। ठीक है, एक और ऊर्जा आएगी सक्रियण ऊर्जा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। सक्रियण ऊर्जा से तात्पर्य है कि अभिकारक पदार्थों को उत्पाद में बदलने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। ध्यान रखेंगे, देहली ऊर्जा अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। ओके, अब देखिए, ये जो देहली ऊर्जा है इसे दहलीज ऊर्जा भी कहते हैं कि बराबर या इससे अधिक ऊर्जा रखने वाले अभिकारक अणु ही उत्पाद में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक शर्त क्या हो गई कि अभिकारक अणु उत्पाद में बदलेंगे कब? जब उनके पास जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर हो? देहली ऊर्जा की, या फिर इससे अधिक हो। ठीक है, यदि ऊर्जा का मान देहली ऊर्जा के बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा तो ही अभिकारक अणु उत्पाद में बदलेंगे, अदरवाइज उत्पाद में नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा है ये एक अवरोध के रूप में काम कर रही है कि इतनी ऊर्जा होने पर ही अभिकारक उत्पाद में चेंज होगा। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ देहली ऊर्जा क्या है? एक ऊर्जा अवरोधक का काम कर रहा है, क्योंकि इस अवरोध को पार करके ही अभिकारक उत्पाद में बदलेगा। ओके, तो इस तरीके से ऊर्जा अवरोध को हम बता सकते हैं। ओके, आगे देखिए, अभिविन्यास अवरोधक। अभिविन्यास अवरोधक से तात्पर्य है कि अभिकारक अणु जो होते हैं उनमें सही टक्कर जो है वो भी होनी चाहिए, अर्थात उनके टक्कर का विन्यास जो है वो उचित होना चाहिए। अगर उनके टक्कर का विन्यास उचित नहीं होता है तो
टक्कर से उत्पाद नहीं बनते हैं। ओके, तो इस प्रकार से सही विन्यास ये भी एक प्रकार का क्या है, अवरोधक है। यानी कि अगर टक्कर का विन्यास सही नहीं हुआ तो अभिकारक अणु नहीं बनेंगे, और अगर टक्कर का विन्यास सही है तो अभिकारक अणु उत्पाद में बन जाते हैं या बदल जाते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि अभिविन्यास, अभिविन्यास का मतलब है सही मायने में सही दिशा में टक्कर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल जो है वो हम यहाँ देखते हैं N2O4 का। देखिए पहले केस में देखिए कि NO2 का एक अणु, NO2 का दूसरा अणु, यहाँ अणुओं का जो विन्यास है वो बिल्कुल सही है, अर्थात टकराने का जो दिशा है या टकराने का विन्यास है वो एकदम सही है। सही होने के कारण ये अणु आपस में जुड़ते हैं और N2O4 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अणुओं का विन्यास सही था, सही होने के कारण इन्होंने बंध बनाया और बंध बनाकर इन्होंने क्या बना लिया, N2O4। ठीक है, तो यहाँ जो टक्कर थी वो इनकी क्या थी, प्रभावी संगत थी, उचित टक्कर थी, और उचित टक्कर थी और सभी सही अभिविन्यास था, इस कारण इन्होंने अणु जो है वो बना लिया। दूसरा केस देखिए, यहाँ पर ये दो अणु NO2 एक ये और एक ये। अब देखिए इनमें अणुओं का विन्यास जो है वो सही नहीं है। सही नहीं मतलब N एक साइड में है और इधर N दूसरी साइड में है, तो दोनों N अलग अलग साइड में होने के कारण इनमें सही तरीके से टक्कर नहीं हो पाती, सही विन्यास नहीं बन पाता, और जब विन्यास सही नहीं होता है तो बंध भी नहीं बनेगा, और जब बंध नहीं बनेगा तो यहाँ उत्पाद बनने की भी कोई संभावनाएं नहीं रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों को एग्जाम्पल के अनुसार समझ सकते हैं। यहाँ अभिविन्यास बिल्कुल बराबर है इसलिए अणु बन जाते हैं, यहाँ अभिविन्यास सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ उत्पाद की संभावनाएं नहीं होगी, मतलब कोई बंध ही नहीं बनेगा तो उत्पाद बनने का कोई सवाल नहीं है। तो इस तरीके से यह जो है कोलिजन थ्योरी या टक्कर विन्यास जो है वो हम उचित अवरोधक के द्वारा चित्र के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है वो दो कारकों के समानुपाती होता है। पहली तो है संगत आवर्ती के, जिसे हम Z से शो करते हैं, और दूसरा होता है संगत अंश, जिसे हम F से शो करते हैं। ध्यान रखेंगे, वेग दो कारकों पर निर्भर, एक संगत आवर्ती जिसे हम किससे शो कर रहे हैं, Z से, और दूसरा है संगत का अंश, टक्करों का अंश, जिसे हम F से शो कर रहे हैं। ओके, देखिए सही दिशा में अभिविन्यासित एवं न्यूनतम ऊर्जा रखने वाले सभी कारकों के अंश पर। ठीक है, संगत का अंश से तात्पर्य क्या है, सही दिशा में विन्यास और पर्याप्त न्यूनतम ऊर्जा रखने वाले कारकों का अंश, यह संगत का अंश जो है वो कहलाता है। फिर यहाँ हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो है वह dx/dt, dx/dt से तात्पर्य है अभिक्रिया का वेग, यह होता है बराबर ZF के। ZF से तात्पर्य है संघट आवर्ती। ठीक है, संघट आवर्ती, ठीक है, और गुणा संघट अंश यानी कि F। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह अभिक्रिया के वेग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप याद रखेंगे dx/dt यानी कि अभिक्रिया का वेग जो है वो ZF यानी कि संघट आवर्ती और संघट अंश जो है उनके गुणनफल के बराबर होता है। अब आगे चलते हैं हम अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की यदि हम बात करें तो ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। और एक प्रेक्षण से ये पाया गया है कि हम 10 डिग्री ताप में जैसे जैसे वृद्धि करते जाते हैं अभिक्रिया का वेग जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब ताप बढ़ाते हैं तो वेग क्या होता है, बढ़ता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रेक्षण के अनुसार, एक प्रयोगों के अनुसार देखा गया है कि यदि हम ताप में वृद्धि करते जाते हैं कितने अंश में, 10 डिग्री अंश में, तो जैसे जैसे हम ताप में 10 डिग्री की वृद्धि करते हैं वैसे वैसे वेग जो है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। जनरली हम कहते हैं कि 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि करने पर ताप कितना हो जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर वेग जो है वो बढ़ जाता है। फिर देखिए, ताप वृद्धि से अभिक्रिया वेग में वृद्धि 2 कारणों से पॉसिबल होती है। वो 2 कारण जो है वो कौन कौन से हैं। पहला देखिए, संघट आवर्ती का बढ़ना। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं
ताप बढ़ाने पर अणुओं के बीच में क्या होती है, गति बढ़ती है, और गति बढ़ने पर उनके बीच में टक्करों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। और प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में टक्करों की संख्या बढ़ती है तो हम क्या कह सकते हैं, संघट आवृत्ति भी बढ़ती है। तो कह सकते हैं कि ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो अणु आपस में क्या करते हैं, टक्करें करते हैं, यानी कि टक्करों की संख्या बढ़ती है। और टक्करों की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर अभिक्रिया के वेग के बढ़ने की संभावनाएं भी बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है। दूसरा प्रकार देखिए, प्रभावी संघटों की संख्या। अब देखिए, अभिकारक का उत्पाद में बदलना, इसके लिए ज़रूरी है कि अणुओं के बीच में टक्कर जो है वो, या संघट जो है वो सही हो। ठीक है। और सही से तात्पर्य है कि प्रभावी भी होनी चाहिए। प्रभावी संघट जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि संघट सिद्धांत के अनुसार समस्त संघटों का, संघट का तात्पर्य क्या है, टक्कर का कुछ अंश रासायनिक परिवर्तन में सक्षम होता है। और ये जो रासायनिक परिवर्तन करने में सक्षम होता है, यही अंश जो है वो क्या कहलाता है, प्रभावी संघट या प्रभावी टक्कर जो है वो कहलाता है। और इसी प्रभावी टक्कर से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप दो कारक जो हैं वो ध्यान रखेंगे। एक तो संघट आवृत्ति का, संघट आवृत्ति बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा। ठीक है। और दूसरा संघट की संख्या। ठीक है। वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसके बाद में आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं ताप गुणांक। अब देखिए, ताप गुणांक की बात यदि हम कहें कि दो अलग अलग ताप से तात्पर्य है, एक तो सामान्य ताप और एक 10 डिग्री ताप। इनका जो वेग स्थिरांक होता है उनका अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर, ये 10 डिग्री सेल्सियस ताप लिखा हुआ है के टी प्लस 10। ठीक है। तो 10 डिग्री ताप यहाँ बढ़ाया हुआ है तो उसका वेग स्थिरांक, और एक सामान्य ताप यानी कि के टी, इन दोनों वेग स्थिरांकों का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। अब देखो, ये जो सूत्र हमने यहाँ लिखा है के टी प्लस 10 बराबर, इस के टी को इधर लाते हैं तो 2 गुणा के टी सी। तो देखिए, यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के वेग में 10 डिग्री की वृद्धि करते हैं तो उसका वेग या वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, या यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, 2 से 3 गुना हो जाता है। ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ लेके आएँ तो के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेग स्थिरांक या वेग का मान होता है वह कितना हो जाता है, 2 गुणा के टी, अर्थात वेग स्थिरांक या वेग का दुगुना, अर्थात 2 गुना वेग जो है वो हो जाता है। ठीक है। इसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ताप गुणांक इंपॉर्टेंट है, इसे आप सूत्र सहित याद रखेंगे। आगे चलते हैं, मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र। अब देखिए, ताप जो है उसके प्रभाव को समझाने के लिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने जो है अपना ऊर्जा वितरण वक्र जो था दिया था। इसके अंतर्गत हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया जब संपन्न होती है या जब होने लगती है तो उसमें जितने भी अभिकारक अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा एक जैसी नहीं होती है। किन्हीं अणुओं की गतिज ऊर्जा एकदम न्यूनतम होती है और किन की मध्यम में होती है और किन्हीं की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, यानी कि समान नहीं होती है। ठीक इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है उसके आधार पर वेग का निर्धारण हम नहीं कर सकते। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, गतिज ऊर्जा कम है या मध्यम है, उस आधार पर हम वेग का अनुमान लगा लें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है और गतिज ऊर्जा समान न होने के कारण हम अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं कर सकते। किसके आधार पर, गतिज ऊर्जा के आधार पर। ठीक है। तो इसके लिए मैक्सवेल और जो बोल्ट्जमान थे उन्होंने अपने ऊर्जा वितरण वक्र दिए और उनके आधार पर इन्होंने इनका समझाने का प्रयास किया। देखिए, इन्होंने क्या किया, गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा वाले अभिकारक अणुओं के अंश के बीच में ग्राफ खींचा, अर्थात एक साइड में गतिज ऊर्जा ली और एक साइड में वे अणुओं की संख्या या उन अणुओं का अंश लिया जिनकी गतिज ऊर्जा, ठीक है, और फिर उनके बीच में वक्र खींचा। और ये जो वक्र प्राप्त हुआ इसे ही कहते हैं मैक्सवेल और बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण वक्र। ठीक है, याद रखेंगे आप, मैक्सवेल के अनुसार।
अब इस वक्र को हम जो है वो समझते हैं। देखिए ये था मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण वक्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक साइड में ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, एक साइड में अणुओं का अंश। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है अणुओं का अंश जो है वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। और एक अधिकतम बिंदु पर यहाँ आ जाता है। यह क्षेत्र जो है, यह अधिकतम क्षेत्र जो है, पीक वाला क्षेत्र जो है, ऊंचाई वाला क्षेत्र, इसे हम कहते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। मतलब यहाँ पर अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिकतम अणुओं का अंश जिनकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा, ठीक है। फिर जैसे जैसे यहाँ पर ऊर्जा बढ़ती है अणुओं का अंश जो है वो भी कम होता जाता है। तो यहाँ पर ये वाला वक्र जो आया है, यानी कि जो डैश लाइन की गई है, ये प्रभावी संघट करने योग्य ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश है, ठीक है। तो यहाँ पर यह अणुओं की गतिज ऊर्जा, अधिकतम अणुओं की गतिज ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन सारे अणु जो हैं वह गतिज ऊर्जा समान नहीं होती है। तो यहाँ पर जो प्रभावी संघट करेंगे, प्रभावी संघट या प्रभावी टक्कर करेंगे, उन अणुओं की संख्या का अंश जो है वो यहाँ पर दे रखा है, जो ये है मैक्सवेल ऊर्जा वितरण का वक्र कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यह ऊर्जा और अणुओं के अंश के बीच में बताया कि किस तरीके से अंश जो है उसको हम बता सकते हैं। यही मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र है। ध्यान रखेंगे ये वाला जो एरिया है, यानी कि यहाँ का जो अंश आया है ये, ठीक है, ये वाले अणुओं का अंश जो है वह प्रभावी संघट करता है। अर्थात सारी की सारी गतिज ऊर्जा या सारे के सारे अणुओं की गतिज ऊर्जा के आधार पर हम ताप को नहीं समझा सकते। तो यहाँ पर केवल और केवल कुछ अंश जो हैं, यानी कि केवल कुछ अंश वाले अणु हैं, उन्हीं अणुओं के आधार पर जो है वो हम बता सकते हैं कि ये अणु प्रभावी टक्कर करेंगे। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखिए इस वक्र से हम यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं कि कम व अधिक गतिज ऊर्जा रखने वाले अभिकारक अणुओं का अंश क्या है, कम है, जबकि मध्य गतिज ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश क्या है, अधिक है। देखिए इस वक्र में दोबारा हम देखते हैं, यहाँ अधिकतम गतिज ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश क्या है, कम है, और बहुत कम वालों का भी अंश क्या है, कम है। लेकिन औसत वालों का यहाँ देख सकते हो अंश क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। जो चीज़ें हमने यहाँ वक्र में कही उन्हीं को हम यहाँ समझ रहे हैं वापस। फिर देखिए ये जो मध्यम गतिज ऊर्जा होती है इसी को ही हम क्या कहते हैं, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा जो है वो हम कहते हैं। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि देहली ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक अणुओं की अधिक ऊर्जा जो रखते हैं वो ही क्या करते हैं, प्रभावी संघट करते हैं, और प्रभावी संघट के फलस्वरूप उत्पाद बनाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अभिकारक अणु हैं उन अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा अगर देहली ऊर्जा से ज़्यादा है या उसके बराबर है तो ही वो उत्पाद में चेंज होंगे, अदरवाइज उत्पाद में चेंज नहीं होंगे, अर्थात अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ओके, फिर हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया में देहली ऊर्जा का मान अधिक है तो प्रभावी अणुओं का अंश क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अतः अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, कम होगा। यदि देहली ऊर्जा का मान कम है तो प्रभावी अणुओं का अंश अधिक होगा और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि देहली ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा अभिकारक अणुओं को उतना ही अवरोध पार अधिक करना पड़ेगा, और अवरोध ज़्यादा होगा तो वेग धीमा हो जाता है। ऊर्जा अवरोध कम है यानी कि देहली ऊर्जा कम है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए ऊर्जा कम चाहिए, इसका मतलब वेग अधिक हो जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ ध्यान में रखेंगे, देहली ऊर्जा ज़्यादा है तो अभिक्रिया का वेग कम होगा क्योंकि ऊर्जा अवरोध अधिक पार करना पड़ेगा, और यदि देहली ऊर्जा कम है तो ऊर्जा अवरोध कम पार करना पड़ेगा और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ताप में जो वृद्धि है उसको हम 10 डिग्री वाले को समझते हैं। देखिए पहले T1 पर जो वक्र आया है, T1 पर वक्र देखिए इस तरीके से करके ये इस तरीके से आया है। फिर जो दूसरा T2 पर वक्र है, ये T2 पर वक्र इस तरीके से यहाँ आया है, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो वक्र है यह वक्र थोड़ा सा इधर दाहिनी ओर खिसक जाता है, और खिसकने के बाद में ये जो यहाँ पर क्षेत्र आता है, ठीक है, पहले हम बता सकते हैं कि पहले वाले वक्र के अंदर अणुओं की संख्या ये इतनी थी,
ठीक है, इतनी थी ये वाली, ठीक है। लेकिन जब ताप हमने बढ़ा दिया तो फिर संख्या कितनी हो गई, यहाँ से अब काउंट हम करेंगे और यहाँ से काउंट कर रहे हैं, तो अब अणुओं की अंश क्या हो गई, पहले की तुलना में बढ़ गए। अणुओं का अंश बढ़ा मतलब वेग भी बढ़ गया, ठीक है। टक्कर करने वाले अणुओं का अंश बढ़ा मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ा, अभिक्रिया का वेग बढ़ गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो T है ये कोई ताप हो गया, और ये जो T2 है ये क्या है, T1 प्लस 10 डिग्री, अर्थात 10 डिग्री की ताप प्रवृत्ति पर। देख सकते हो आप दूसरे वाले वक्र के लिए अभिकारक अणुओं का अंश बढ़ जाता है, ठीक है। अभिकारक अणुओं का अंश बढ़ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेग जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इस वक्र से क्या स्पष्ट है कि अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए ये वक्र जो है वो क्या होता है, दाहिनी ओर खिसक जाता है। और दाहिनी ओर खिसकता है तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और क्षेत्रफल बढ़ता है इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अभिकारक अणुओं का अंश जो होता है वह लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। और अणुओं का अंश 2 से 3 गुना बढ़ जाता है तो 10 डिग्री सेल्सियस पर ताप बढ़ाने पर वेग जो होता है वो भी 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 3 गुना बढ़ने का अर्थ यही है कि जैसे ही हम 10 डिग्री ताप बढ़ाते हैं अभिकारक अणुओं वाला जो अंश होता है वह भी बढ़ जाता है, और अभिकारक अणुओं का अंश बढ़ेगा तो उनमें टक्करें ज़्यादा होगी, और टक्करें ज़्यादा होगी तो वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद में आगे देखिए आरएनएस समीकरण। अब देखिए आरएनएस सिद्धांत जो था उसके अंतर्गत उसने एक समीकरण जो थी वो अपन को दी थी, और उस समीकरण में उसने सक्रियण ऊर्जा और परम ताप और वेग स्थिरांक में संबंध जो था वो स्थापित किया था। अब देखिए ये जो आरएनएस समीकरण थी वो क्या थी, k बराबर a e की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आरएनएस समीकरण है। और इस आरएनएस समीकरण के अंतर्गत देखिए सक्रियण ऊर्जा है, परम ताप है और वेग स्थिरांक है, इन सभी में जो संबंध है वो दर्शाया गया है, और इस संबंध के आधार पर जो है वो सक्रियण ऊर्जा यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर ये जो समीकरण हमें दिया गया है k बराबर a e की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी, यहाँ पर k क्या है, वेग स्थिरांक है, a बराबर क्या है, आरएनएस कांस्टेंट या आरएनएस गुणांक है, और ई ए जो है वो क्या है, सक्रियण ऊर्जा है, और t जो है वो परम ताप है, और r जो है वो क्या क्या है, गैस स्थिरांक, ठीक है। और यही समीकरण जो है वो क्या कहलाता है, आरएनएस समीकरण, k बराबर a e की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब देखिए इसके माध्यम से जो है वो हम सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करते हैं। अब देखिए समीकरण 1 जो है उसका लघुगणक लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 जो है वो क्या है, a e की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, ये जो हमने अभी पीछे देखा था, ठीक है, k बराबर a e की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो k बराबर a e की घात माइनस ई ए आर टी जो लिखा था उसको हमने दोनों तरफ लघुगणक लिया, तो लघुगणक लेने पर यहाँ तो एल एन के लिख दिया हमने, और यह एल एन ए और माइनस ई ए अपॉन आर टी घातांक थे, इसलिए घातांक इस तरीके से नीचे हमने लिख दिए। ओके, फिर इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण को जब हम लॉग में बदलते हैं, लॉग 10 में, तो इसको 2.303 लॉग से इंटर कन्वर्ट हम कर देते हैं। तो ln की जगह हम यहाँ ये लिखते हैं 2.303 लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ई अपॉन आर टी। अब देखिए ये जो समीकरण है उसमें हम क्या करते हैं, 2.303 का जो है वो भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ मैं 2.303 का भाग दे रहा हूँ, यहाँ भी 2.303 का भाग दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी 2.303 का भाग दे रहा हूँ। तो ये यहाँ से कट गया और ये यहाँ से कट गया और ये पीछे बच गया log k बराबर log a माइनस ई ए अपॉन आर टी अपॉन 2.303। ओके, ये यहाँ अपने बच गया log k
इज इक्वल log a, ये log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, ये हम यहाँ पर बता सकते हैं समीकरण 2। आगे देखते हैं, ये जो समीकरण हमने लिखा है ये आरएनएस समीकरण, ये log के रूप में दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण के द्वारा आरएनएस जो समीकरण दिया है इसके द्वारा सक्रियण ऊर्जा की गणना जो है वो कैसे की जाती है। दो प्रकार से होती है, एक तो होती है वक्र के माध्यम से और एक होती है अंतराल समीकरण। पहले हम देखते हैं वक्र के माध्यम से। अब देखिए वक्र के माध्यम से यदि हम देखें तो log k और 1/t के बीच में हम वक्र खींचते हैं, और ये जो वक्र हम खींचते हैं यह वक्र इस समीकरण से हम खींचते हैं log k बराबर, ये log a ये आगे था यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पीछे ले लिया और ये माइनस वाली वैल्यू जो थी इसको आगे ले लिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2.303 log k बराबर हो गया माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर y बराबर एम एक्स सी प्लस कर सकते हैं, ये y हो गया, ये एम एक्स हो गया और ये प्लस c। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी के आधार पर इस समीकरण को हम नोटिफाई करते हैं, और नोटिफाई करने पर यहाँ हम देखते हैं कि इनके बीच में एक सरल रेखा जो है वो प्राप्त होती है, और इस सरल रेखा का ढाल जो होता है उसके आधार पर सक्रियण ऊर्जा जो है वो ज्ञात कर ली जाती है। देखिए अब देखिए log k और 1/t में, तो x एक्सिस और y एक्सिस पर इस तरीके से हम ये दोनों वैल्यू ले रहे हैं। इनकी ढाल होती है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, अंतखंड हो जाता है log k। अब देखिए log k और 1/t में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ देखिए कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये देखिए इस तरीके से log k और ये 1/t, तो इस तरीके से इनमें यह जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ढाल के रूप में प्राप्त होती है, जो है ई ए बराबर माइनस 2.303 इंटू ढाल। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा का मान जो है वो इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ढाल इंटू 2.303 आर, ये वैल्यू निकाल कर हम सक्रियण ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। ओके, और ये वक्र के माध्यम से सक्रियण ऊर्जा निकालना है। देखिए ये वक्र एक और उसी प्रकार का, ये log k है। ठीक है, और ये इधर क्या है 1/t। ठीक है, log k की वैल्यू ये हमने बता रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और इसका ढाल कितना है माइनस ई अपॉन 2.303। ठीक है, अब देखिए ढाल ये है, अब सक्रियण ऊर्जा निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ई ए लिख देंगे ये वाली वैल्यू, और ये 2.303 माइनस के इधर ले जाएंगे, तो अपना क्या हो गया ढाल इंटू माइनस 2.303 आर, ये वैल्यू किसकी हो गई सक्रियण ऊर्जा की। ओके, तो सक्रियण ऊर्जा इस सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ई ए बराबर, इस ई ए के बराबर ये इसको इधर ले जाएंगे, तो सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू जो है वो इस तरीके से ज्ञात हम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए दूसरी विधि हम देखते हैं अंतराल विधि। अब इसमें देखिए हम कह रहे हैं कि T1 और T2 पर वेग स्थिरांक K1 और K2 है। तो अपना जो अंतराल सूत्र हमने लिखा था पहले, यानी कि आरएनएस सूत्र, log k बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a। अब चूंकि T1 और T2 टेम्परेचर पर अलग अलग हैं तो ये T1 पर हो गया। ठीक है, और T2 पर देखते हैं तो T2 पर अलग है, ये T2 पर इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये T1 और T2 पर, और ये K1 और K2, इस तरीके से ये समीकरण 1 और 2 जो है वो हमने यहाँ प्राप्त कर लिए। ध्यान रखें ये कहाँ से प्राप्त किए हमने, आरएनएस समीकरण से, जो log के रूप में लिखी गई थी। ओके, उसके बाद में देखिए समीकरण 2 में से हम जब समीकरण 1 घटाते हैं तो घटाने पर क्या आता है, देखो log K2 माइनस log K1 बराबर, अब log K1 की वैल्यू लिखते हैं हम और K2 की भी वैल्यू लिखते हैं, तो ये K2 की वैल्यू हो गई ई ए अपॉन 2.303 आर टी 2 माइनस हो गया ई ए अपॉन 2.303 आर टी 1। ठीक है, ये वैल्यू हमने T1 और K1 और K2 की यहाँ पर। अब देखिए इसको हम आगे log K2 माइनस K1, यहाँ पर देखिए हम
ये जो T1 वाली वैल्यू थी इसको आगे लेके आ गए और T2 वाली जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पीछे रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको तो हम लिख देते हैं log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन log K1, ठीक है। और फिर क्या करते हैं EA अपॉन 2.303R, EA अपॉन 2.303R, ये हमने कॉमन ले लिया, पीछे बचा T1, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। ये यहाँ बच जाता है। तो इसको हम जब सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर क्या आता है T1 T2, और यहाँ पर ये T1 से T1 का एक बार भाग दिया तो पीछे बचा T2 और यहाँ T1, ठीक है। तो ये T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया, ठीक है। और फिर हम जब है EA की वैल्यू निकालेंगे तो EA की वैल्यू निकालने पर ये सारा का सारा जो संख्यात्मक मान है ये उधर चला जाता है, यानी कि क्या प्राप्त होता है अपने पास log K2 माइनस K1, ठीक है, log K2 माइनस K1, और ये 2.303 R T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। इसको अपन चाहें तो log K2 अपॉन K1 जो है वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज K2 माइनस K1 जो है वो भी लिख सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से समीकरण 3 जो है उससे हम सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये जो समीकरण 3 हमने निकाला इससे हम सक्रियण ऊर्जा जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे सक्रियण ऊर्जा का ये अंतराल विधि द्वारा समीकरण है, ओके। आगे चलते हैं, सक्रियण ऊर्जा और संक्रमण अवस्था। देखिए सक्रियण ऊर्जा के बारे में बताया मैंने कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और सक्रियण ऊर्जा का मान जो है वह दहली ऊर्जा से यदि अपन अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा हटा दें या उनको घटा दें तो जो वैल्यू आती है वो किसकी होती है, सक्रियण ऊर्जा की। तो सक्रियण ऊर्जा का सूत्र क्या हो गया, दहली ऊर्जा में से जब हम अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा हटा देते हैं तो जो वैल्यू बचती है वो सक्रियण ऊर्जा होती है, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान फिक्स होता है, निश्चित होता है, और वह ताप पर निर्भर करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रभावी संघटों का या प्रभावी टक्करों का अंश सक्रियण ऊर्जा द्वारा निर्धारित होता है। सक्रियण ऊर्जा के आधार पर ही तय होता है कि प्रभावी संघट जो है वो कितनी होगी, कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान यदि कम हो तो प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो अभिकारक आसानी से उत्पाद में बदलेंगे, मतलब वेग बढ़ जाएगा। और यदि सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा हो तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग और सक्रियण ऊर्जा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है सक्रियण ऊर्जा या 1 अपॉन सक्रियण ऊर्जा, ओके। अब देखिए एक समीकरण के थ्रू हम देखते हैं कि A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी यहाँ पर अभिकारक अणु हैं, फिर ये संक्रमण अवस्था में बदलते हैं और फिर बदलते हैं ये उत्पाद में, यानी कि A प्लस बी और C, ठीक है। A B और C ये चेंज हो जाते हैं किसमें, A और B C में, ठीक है। अब इनके होने का प्रोसेस जो है वो क्या है, देखिए ग्राफ के थ्रू हम देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए अभिकारक अणु हैं, ये यहाँ पर क्या है, अभिकारक अणु हैं, ठीक है। और इन अभिकारक अणुओं को उत्पाद में यानी कि इन उत्पाद में बदलने के लिए ये अवरोध पार करना होगा, ठीक है। और इस अवरोध को हम क्या नाम देते हैं, सक्रियण ऊर्जा। इस अवरोध को नाम क्या देते हैं हम, सक्रियण ऊर्जा, यानी कि ये जो EA दे रखा है ना, ये EA ये सक्रियण ऊर्जा है, ठीक है। तो अब इन अभिकारक अणुओं के पास यदि इतनी ऊर्जा है तो ये अभिकारक इनको पार करके उत्पाद में बदल जाएंगे, अदरवाइज ये उत्पाद में नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अभिकारक अणु सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करके संक्रमण अवस्था प्राप्त करते हैं और ये A B C, और फिर ये संक्रमण अवस्था जो है वो किस में बदल जाती है, उत्पाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये तो क्या है, अभिकारक
है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, ये उत्पाद है। इस बात को आप नोटेट करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो संक्रमण ऊर्जा को और संक्रमण अवस्था को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में देखिए, अभिकारक सक्रियण ऊर्जा ग्रहण करता है और अधिकतम ऊर्जा की अस्थायी अवस्था प्राप्त करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था, ठीक है। यानी कि अभिकारक अणु सक्रियण ऊर्जा ग्रहण करके पहले संक्रमण अवस्था में आ जाता है और फिर वो संक्रमण अवस्था जो है वो किस में बदलती है, उत्पाद में बदलती है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से बदल जाती है। फिर हम कह सकते हैं कि अप्रभावी संघटों से उत्पन्न ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से कम होती है और जिससे संक्रमण अवस्था प्राप्त नहीं होती और उत्पाद नहीं बनते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यदि टक्करें हो रही है और उन टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से बराबर नहीं है या कम है उनसे, तो सक्रियण ऊर्जा से कम है, तो किसी भी हाल में अभिकारक अणु उत्पाद में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो यह बात जो है वो आप ध्यान में रखेंगे कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में चेंज होने के लिए उनके पास सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होना आवश्यक है। अगर वो ऊर्जा उनके पास नहीं है, मतलब कम है, तो कभी भी उनके उत्पाद में चेंज होने की संभावनाएं नहीं होगी, अर्थात उत्पाद में बदलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने इन सभी टॉपिकों के बारे में, यानी कि सक्रियण ऊर्जा जो है उसके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता और संघट्ट सिद्धांत जो है वो हमने देखा। और इसी के साथ हमारा जो ये है चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।